बच्चों आज हम पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उत्क्रमणीय क्रिया जो अभिक्रिया है उसकी साम्यावस्था पर लागू होता है। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार हो रही है, A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, यानी A और B अभिकारक उत्पाद C प्लस डी में बदल रहे हैं और C प्लस डी उत्पाद अभिकारक A प्लस बी में बदल रहे हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। आगे की अभिक्रिया का वेग और पीछे की यानी विपरीत अभिक्रिया का वेग, विपरीत अभिक्रिया का वेग जब विपरीत दिशा में अभिक्रिया हो रही है तो फिर अभिकारक की तरह से ये दोनों काम करेंगे, समानुपाती होगा C इंटू डी के। और साम्यावस्था पर हमें पता होता है, साम्यावस्था पर चूंकि साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है विपरीत अभिक्रिया के वेग के। यहाँ पे यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या आएगा, स्थिरांक K1 A इंटू बी और यहाँ पे K2 C इंटू डी। K1 क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और K2 है विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ K1 बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व K2 बराबर विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अग्र अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा साम्यावस्था पर। तो साम्यावस्था पर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो इसीलिए साम्यावस्था पर K1 इंटू A इंटू बी बराबर होगा K2 इंटू C इंटू डी, या K2 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, K1 बटे K2 बराबर C इंटू डी, और A इंटू बी को इधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा A इंटू बी। ये दोनों स्थिरांक हैं, ये अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इन दोनों की जगह एक नया स्थिरांक लिख सकते हैं जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Kc से। तो ये बराबर हो जाएगा Kc बराबर C इंटू डी बटे A इंटू बी, जहाँ Kc क्या है, Kc है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। Kc बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और जिसका मान किसके बराबर है, K1 बटे K2 के। तो Kc को या कह दो साम्य स्थिरांक को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो इस तरह से साम्य स्थिरांक को हमने देख लिया क्या होता है और इसको परिभाषित कैसे करते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपके। ध्यान देके इसको
पढ़ेंगे सुनेंगे। तो इसके बाद यदि यहाँ पे ये मोलर सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, मोलर सांद्रण, यदि ये चारों पदार्थ गैस हो या इनमें से कोई भी गैस हो तो उस गैस के लिए हम सक्रिय द्रव्यमान के स्थान पर उसका आंशिक दाब ले सकते हैं। आंशिक दाब को प्रदर्शित करते हैं P से, और यहाँ सक्रिय द्रव्यमान को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित कर रहे थे, मोलर सांद्रण को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित कर रहे थे या सक्रिय द्रव्यमान को, आंशिक दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। तो आंशिक दाबों के संदर्भ में, आंशिक दाबों के संदर्भ में साम्य स्थिरांक उसको हम प्रदर्शित करेंगे Kp से। तो Kp बराबर किसके हो जाएगा, आंशिक दाब C का गुणा आंशिक दाब D का बटे आंशिक दाब A का गुणा आंशिक दाब B का। तो ध्यान देंगे आंशिक दाब तभी लेंगे जब वो गैस के रूप में, यदि गैस के रूप में केवल B होता तो केवल B को ही आंशिक दाब के रूप में लेते, मतलब जो भी पदार्थ गैस के रूप में उसको आंशिक दाब उसी का ही ले सकते हैं और उसी को फिर Kp के रूप में हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है मोलर सांद्रण के रूप में साम्य स्थिरांक, ये है आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक। मोलर सांद्रण के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं Kc से और आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करते हैं Kp से। और आंशिक दाब तब लेंगे जब वो अभिकारक या उत्पाद गैसें हों या उनमें से कोई भी गैस हो, तो उसी के लिए हम आंशिक दाब ले सकते हैं। इसके बाद इन दोनों के यदि हम मात्रक की बात करें, साम्य स्थिरांक के मात्रक, तो उन मात्रकों को मैं लिख देता हूँ। साम्य स्थिरांक के मात्रक, यदि हम Kc के लिए मात्रक ज्ञात करेंगे तो ये क्या, सक्रिय द्रव्यमान यानी मोलर सांद्रण यानी मोल प्रति लीटर, तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर गुणा मोल प्रति लीटर गुणा मोल, ये भी मोल प्रति लीटर। तो ये मात्रक आता है मोल प्रति लीटर के रूप में और उसकी घात डेल्टा n। ये बाद में ही बताऊंगा मैं, जब Kp और Kc में संबंध आएगा तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, इसको अभी रहने दो मात्रक को, तभी बताऊंगा, उसमें उस समय ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज इतना ही, कल बताऊंगा Kp तथा Kc में संबंध।